तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आप लोगों से, ठीक है, एग्रीकल्चर में क्रॉप, ठीक है, थोड़ा सा यहां पर लगेगा आपका एनिमल, और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स आपका एग्रीकल्चर बायोलॉजी। ये कॉमन टॉपिक है आप लोगों का, जो फसल पर भी पूछा जाएगा, पशुपालन पर भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो लगातार पेपर में कहीं ना कहीं से जरूर आता है, और बायो का तो टॉपिक ये बनता ही बनता है, ठीक है जी। तो टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स हमारा उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन जिसे हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। क्या है टॉपिक? म्यूटेशन का टॉपिक है, सबका कॉमन टॉपिक है, कहीं ना कहीं से आ जाएगा पेपर में आप लोगों के। तो बताइए क्या होता है स्टूडेंट्स म्यूटेशन? तो स्टूडेंट्स मान के चलिए आपके इलाके में, मतलब जो भी आपका एरिया है, आपने उस क्षेत्र में लाकर क्या लगा दिया? उस क्षेत्र में लाकर आपने लगा दिया संतरा। आपने आपके एरिया में लाकर लगा दिया संतरा, लगा दिया ऑरेंज, लगा दिया। तो क्या बच्चों आपके एरिया में संतरा हो जाएगा क्या? मतलब संतरा होना चाहिए आपके इलाके में, जरा बताओ मुझे, हो जाएगा जी? मतलब यदि आप जो हैं तमिलनाडु के निवासी हैं, तमिलनाडु साइड के, आंध्र प्रदेश साइड के आप निवासी हैं, और आपने जो है महाराष्ट्र आए आप घूमने, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इधर यदि आप घूमने आए, तो इधर से आप लोगों ने क्या ले गया? संतरे के बीज लेकर गए, या संतरे के पौधे लेकर गए, छोटे छोटे पौधे आपने लेकर गए, और आपकी इच्छा हुई कि भैया हमें तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में संतरे लगाना है, या जम्मू कश्मीर में लगाना है, हरियाणा में लगाना है। आपने संतरे ले गए, क्या संतरे हो जाएंगे? नहीं होंगे। बोलो सर क्यों नहीं होंगे? तो बोलो सर क्लाइमेट, हर क्षेत्र का एक क्लाइमेट है, एक जलवायु है, एक वातावरण है, जिस वातावरण में वो होते हैं। संतरा उसी वातावरण में होता है जहां पर क्या पाई जाती है? जहां पर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी पाई जाती है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है उमस, जिसे हम लोग आर्द्रता कहते हैं। यदि आप कभी जो है, क्योंकि संतरा सबसे ज्यादा नागपुर में होता है, यदि आप कभी नागपुर चले जाएं, तो यदि आप ठंड के मौसम में भी जाएंगे तो आपको पसीना जरूर निकल कर जाएगा जी। इतनी गर्माहट वाला इलाका है या नहीं? बोले यस सर, काफी गर्म इलाका है, और इसी गर्म इलाके में संतरा होता है, इसी गर्म इलाके में संतरा होता है। अब जैसे मान के चलो आप सब लोगों को पता है कि भैया काजू, किशमिश, बादाम ये बहुत महंगे बिकते हैं। बिकते हैं क्या महंगे? बोले यस, बहुत महंगे बिकते हैं। तो भाई हम लोग ज्वार, बाजरा, मूंग, चना, मूंगफली लगा रहे हैं, जिसके रेट हमको जो है 100 रुपए किलो नहीं मिलते कभी। तुम लोग बादाम लगा देते, बादाम के हमें रेट जो है 1000 रुपए, 2000 रुपए किलो मिलेंगे जी। जी अब आप लोगों ने एक नाम सुना होगा केसर का। केसर, जम्मू कश्मीर इलाके में ही सबसे ज्यादा केसर का प्रोडक्शन होता है। सुना है क्या आपने केसर? बोलो यस। केसर जो है, ठीक है, मुझे अभी फिलहाल जो डाटा याद है, कम से कम नहीं तो 3 से 4 लाख रुपए किलो के हिसाब से मिलती है अच्छी केसर। 3 से 4 लाख रुपए किलो। यदि हमने 3-4 किलो ही उत्पादन कर लिए तो सारे किसान रातों रात लखपति करोड़पति बन जाएंगे। फिर वो लोग केसर क्यों नहीं लगा रहे भाई अपने इलाके में? जम्मू कश्मीर वाले ही क्यों लगा रहे हैं केसर? सबको पता भी है बादाम लगाने में पैसा मिलेगा, केसर लगाने में पैसा मिलेगा जी। सेब की खेती करो सर, सेब की खेती में पैसा मिल जाता है, सेब लगा देते हैं हम लोग। एप्पल लगाते हैं, सेब की खेती करेंगे। सेब में हर बार आपने देखा होगा, सेब जो है आपको कभी 40 रुपए किलो नहीं मिलेगी, 50 रुपए किलो कभी सेब नहीं मिलेगी आपको। जब से आप पैदा हुए होंगे, आप यदि ध्यान से देखेंगे तो सेब कभी 40 रुपए किलो नहीं मिलेगी आपको। मिलती है क्या? नहीं। जिस इलाके में आप रहते होंगे वहां पर फ्री में भी मिल जाएगी, लेकिन ऑल ओवर इंडिया लेवल पर यदि हम बात करें तो सेब जो है हमेशा महंगी मिलती। तो सेब की खेती करेंगे हम लोग, काजू की कर लेंगे खेती। तो बोले सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्लाइमेट की, क्लाइमेट की। चलिए, लेकिन लेकिन यदि आप लोगों ने
जबरदस्ती लगा ही दिया, भैया पौधा लाके लगा दिया, तो पौधा मरेगा तो नहीं, मतलब उसका अंकुरन हो चुका है, जर्मिनेशन हो चुका है। आपने संतरा का पौधा लाए महाराष्ट्र से और आपने ले जाकर उसको लगा दिया कहाँ, उसको लगा दिया तमिलनाडु वाले इलाके में या जम्मू कश्मीर वाले इलाके में या अपने ही इलाके में लेकर आ गए, लेकिन वहां का इलाका जो है आपका वैसा नहीं है जैसा संतरे का क्लाइमेट होना चाहिए। तो क्या वही संतरा जो वहां पर मीठा होता था, संतरा होता था, क्या वहीं पर वो आपका जो है वो लार्ज साइज का क्या नींबू बन जाएगा, क्या लार्ज साइज का लेमन बन जाएगा, बड़ा सा लेमन हो जाता है, बड़ा वाला लेमन नींबू बन जाता है क्या, बड़ा सा बहुत खट्टा वाला नींबू बन जाता है। बोले हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा होता है, काफी बड़ा वाला नींबू बन जाता है ना, जिसको हम लोग घरों में यूज कर सकते हैं ना जिसको हम लोग खा सकते हैं, बड़ा वाला नींबू बन जाता है। बोले यस, क्यों भाई ऐसा क्यों? बोले सर उसमें मीठापन नहीं आ पाया। संतरा जितना बड़ा संतरा होता है, जैसे इतना बड़ा संतरा का साइज जो बनाए हैं इतना बड़ा ये भी होगा, सेम यही सब कुछ रहेगा, लेकिन ये पकने के बाद में ऑरेंज कलर का हो जाता है, ये पकने के बाद में जैसा नींबू रहता है वैसे ही रहता है, मीठापन नहीं आ पाता। बोल सर क्यों नहीं आ पाता? बोलिए मीठापन के लिए उसको क्लाइमेट चाहिए थोड़ा सा गर्म वाला क्लाइमेट चाहिए। तो सर साउथ में लगा देंगे, साउथ बहुत ही ज्यादा गर्म है, जम्मू कश्मीर में लगा देंगे बहुत ज्यादा ठंडा है, महाराष्ट्र वाला इलाका ना तो ज्यादा ठंडा है ना तो ज्यादा गर्म है। यदि ज्यादा गर्म होता तो पूरे महाराष्ट्र नागपुर वाला इलाका जो होता सब काले काले लोग रहते वहां पर, जबकि सारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग वहीं पर रह रहे हैं, महाराष्ट्र वाले इलाके में सब काले काले हो जाते जी, साउथ के सुपरस्टारों के जैसे जी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो ये क्लाइमेट का है, ये पूरा का पूरा जो फर्क है वो किसका है, क्लाइमेट का है। तो क्लाइमेट के कारण क्या परिवर्तन हो गया, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ क्या? बोले यस सर बिल्कुल परिवर्तन हो गया। चलिए अब यदि मैं इसी परिवर्तन को ठीक है इंसानों के रूप से भी थोड़ा सा बताऊं, जैसे मान के चलो आप जो है वो मीडियम गोरे हैं, समझिएगा जरा बात को, आप जो है कैसे हैं, मीडियम गोरे हैं, समझिएगा, मतलब आपका चेहरा कैसा, थोड़ा सा फेयर चेहरा है, फेयर लुक है आपका, फेयर मतलब चेहरा गोरा है, बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। और आप यहां पर जो है वो काऊ को भी कंपेयर कर सकते हो, किसी भी जानवर को कंपेयर कर सकते हो, मैं आपके हिसाब से थोड़ा सा आपको रिलेट कराना चाहता हूं। अब आप बच्चों जो है कुछ दिन रहने के लिए कहां चले गए, अमेरिका चले गए, अमेरिका चले गए 5-6 साल के लिए। तो क्या आप अमेरिका से आएंगे तो आप बिल्कुल ठीक है नीट एंड क्लीन और बहुत ज्यादा हैंडसम हो जाएंगे, लड़कियां बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी? बोले यस सर बिल्कुल हो जाएंगे। नहीं होंगे? बोले सर बिल्कुल होंगे। चलो ठीक है, अब इंडिया का जो मीडियम गोरा व्यक्ति है, यदि इसकी शादी जो है किसी से करा दी है और वो भी मीडियम गोरी ही लड़की है, उससे यदि उसकी शादी करा दी है, तो क्या यहां पर जो बच्चा पैदा होगा वो भी बिल्कुल फेयर ही पैदा होगा, नॉर्मल? बोले यस सर बिल्कुल पैदा नॉर्मल ही होगा, नॉर्मल पैदा होगा। ठीक है, जो फेयर ही रहेगा, जो ही रहेगा। चलिए ठीक है, क्लियर है। अब अमेरिका आप चले गए और मीडियम गोरी लड़की से शादी की, मतलब आप शादीशुदा होकर यहां से गए, दोनों कपल यदि आप गए वहां पर और आप वहीं पर रहने लगे, ठीक है, आप भी ठीक है और आपकी वाइफ भी वहां रहने लगी, लेकिन अब यदि वहां पर रहने के बाद में आपका बच्चा पैदा होगा 3-4 साल बाद, तो क्या आपका बच्चा फेयर लुक का ही पैदा होगा? आप मीडियम गोरे थे, आपकी वाइफ भी मीडियम गोरी थी और आप चले गए अमेरिका, और अमेरिका में आपका बच्चा हुआ, तो आप अमेरिका जाने के बाद में क्या हो जाओगे? तो सर हम वहां जाने के बाद में हो जाएंगे गोरे, काफी ज्यादा गोरे हो जाएंगे। तो अब जो बच्चा पैदा होगा क्या बताओ, वो फेयर लुक का होगा या बहुत ज्यादा हैंडसम होगा? कैसा बच्चा पैदा होगा आपको? तो सर बहुत ज्यादा हैंडसम बच्चा पैदा होगा, ऐसा जैसा अमेरिका के बच्चे होते हैं, लगभग वैसे ही होगा क्या? भूरे भूरे बाल और बिल्कुल सफेद सा चेहरा। बोलिए यस, बिल्कुल वैसा ही होगा, बिल्कुल वैसा ही बच्चा पैदा, उतना ज्यादा नहीं, लेकिन आप दोनों से अलग होगा क्या, मतलब माता पिता से क्या अलग पैदा होगा थोड़ा सा, मतलब जो माता पिता यहां मीडियम गोरे गए थे, तो क्या उन दोनों से गोरा ही पैदा होगा, उनसे तो अच्छा ही पैदा होगा? बोले यस। तो ये क्या हो गया? तो बोले सर ये म्यूटेशन का कारण है, क्या उनके अनुवांशिक गुण में परिवर्तन आ गया?
बोले यस सर, उनके अनुवांशिक गुण में परिवर्तन आ गया। किसका? क्लाइमेट का। किसका परिवर्तन आ गया? क्लाइमेट का परिवर्तन आ गया। चलो, अब आप अमेरिका नहीं गए, अमेरिका नहीं पहुंचा रहे आपको, आपको पहुंचा दे रहे हैं वेस्ट इंडीज। कहां पर पहुंचा दे रहे हैं? वेस्ट इंडीज पहुंचा दे रहे हैं। अब बताओ, क्या आपके बच्चे भी जो हैं क्रिस गेल जैसे पैदा होंगे? बोलिए सर, ऐसा ही होगा क्या? बोलिए यस। तो ये कारण क्या है जो आपको अभी हम इतना समझा रहे हैं? ये कारण क्या समझाना चाह रहे हैं आपको? तो स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा जो कारण है, कहीं ना कहीं किस पर बेस्ड है? तो सर कहीं ना कहीं क्लाइमेट पर बेस्ड है। यदि हम गर्म वाली जगह में चले जाएंगे तो हमारा बॉडी उस तरीके से बिहेव करने लगेगा। जी, सही है। बोले यस। तो यदि हमने विदेशी गाय लेकर आए, विदेशी गाय यदि हमने यहां इंडिया लेकर आए और यदि इंडिया में वो रहने लगेगी, तो उसकी जो संतान पैदा होगी, यहाँ के क्लाइमेट के आधार पर क्या विदेश की गाय से उसको कंपेयर करेंगे तो क्या वो हूबहू वैसी रह पाएगी यहाँ, या उसके अनुवांशिक गुण में परिवर्तन आ जाएगा? क्या होगा? सर उसके अनुवांशिक गुण में थोड़ा बहुत परिवर्तन हमें देखने के लिए मिल जाएगा, और इसी को कहा जाता है म्यूटेशन। इसी को क्या कहा जाता है? म्यूटेशन कहा जाता है। हल्का फुल्का फर्क आ जाएगा यदि आप वहां पर रहेंगे तो। क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? किसी जाति, किसी जाति के या तो वो पौधे हो या क्या हो, जंतु हो। किसी पौधे, ठीक है, किसी जाति के पौधे या जंतु में जो क्या हो रहा है, आकस्मिक परिवर्तन हो रहा है। कैसा परिवर्तन हो रहा है? आकस्मिक परिवर्तन या परिवर्तन तथा भिन्नता, परिवर्तन तथा भिन्नता उत्पन्न होना, उत्पन्न होना, ठीक है, क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या ये डेफिनेशन बन जाएगी? जरा देखो, म्यूटेशन में क्या थोड़ा बहुत जो है वो डीएनए परिवर्तन हो रहा है? म्यूटेशन इज द चेंज इन आवर डीएनए बेस पेयर, ठीक है, सीक्वेंस, बेस पेयर सीक्वेंस ड्यू टू वेरियस इन्वायरमेंट। क्या ये वातावरण के कारण से पूरी की पूरी प्रोसेस हो रही है? इन्वायरमेंट, ठीक है, और फैक्टर्स सच एज, ठीक है, यूवी लाइट, मतलब जो किरणें हैं, क्या उन किरणों के कारण से, प्रकाश के कारण से क्या इनमें परिवर्तन हो रहा है? बोले यस, बिल्कुल परिवर्तन हो रहा है। अब जैसे मान के चलो स्टूडेंट्स, आपने जो है एक नॉर्मल सा बीज जो है आपके घर में, जैसे मान चलो एक दाल का, कोई भी दाल का, या ठीक है सोयाबीन का, मूंग का, चना, मक्का, कुछ भी एक दाना है, उस एक दाने को आप लोगों ने जो है वो गंगा नदी के किनारे वाले जो इलाका है जहां पर सबसे अच्छा पानी है और जहां पर मिट्टी परिवर्तन होते रहता है, आपने उस इलाके में ले जाकर उस मक्के के दाने को लगा दिया, या गेहूं कोई भी दाना लगा दिया, और वैसा ही सेम दाना आप लोगों ने जो है किसी, ठीक है, बंजर जमीन में लगा दिया, और दोनों में आप पानी दे रहे हैं, बंजर जमीन वाले में भी और वहां भी पानी आप दे रहे हैं। तो आप बताइए सबसे अच्छा अनाज जो है वो कहां होगा? तो सर सबसे अच्छा अनाज गंगा नदी के किनारे का होगा। सबसे अच्छा अनाज जो है गंगा नदी के किनारे होगा। बोलिए सर, तो क्या उसमें कुछ नए गुण आ जाएंगे? गंगा नदी इलाके में रहने के कारण से जो मक्का आपने लगाया था, जो पुराना मक्का था, जो उसका मेन बीज आपने लगाया था, यदि आप उससे कंपेयर करोगे तो गंगा नदी का बीज क्या उससे थोड़ा सा आपको एडवांस नजर आएगा? बोले यस सर। तो वातावरण का फर्क पड़ता है। जी हाँ स्टूडेंट्स,
किसका फर्क पड़ता है? वातावरण का फर्क पड़ेगा, और इसी को कहते हैं म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। जी। अब क्या हम इसको कृत्रिम तरीके से भी कर सकते हैं? ये तो एक वातावरण का हो गया। यदि हमें खुद को करना है कि भैया वातावरण से नहीं, हमें स्वयं को करना है, तो हम ये कर सकते हैं क्या? और सर कर सकते हैं ना। यदि हमें आर्टिफिशियल तरीके से यदि करना है तो सर हम क्रॉस करा देंगे। जैसे हमने विदेश से जर्सी गाय लेकर आए, अब उसको हमें यहां रहने के लायक बनाना है, इंडिया में रहने के लायक बनाना है, तो क्या इंडिया वाली जो भी अच्छी गाय है, जैसे साहीवाल है, गिर गाय है हमारे इंडिया में, तो हमने विदेश से क्या लाया? तो सर हमने विदेश से लाया जर्सी वाली गाय, ज्यादा दूध देने वाली। और जर्सी गाय का संबंध किससे करा दिया? जर्सी गाय का संबंध करा दिया हमने गिर गाय से। जर्सी लेकर आया, या हम जर्सी, ठीक है, गाय को क्या कर दिए, ठीक है, इंडिया लाते ही किससे गर्भधारण करवा दिए? गिर गाय, मतलब गिर सांड से। सांड कौन सा हो गया सर? गिर। और जर्सी क्या हो गई हमारी? ठीक है, ये हमारी हो गई, ठीक है, गाय हो गई। अब इनसे जो संतान पैदा होगी उसमें गिर जैसी, ठीक है, भारत में रहने की क्षमता रहेगी, भारत में रहने लायक क्षमता रहेगी गिर में। बोले सर गिर तो इंडिया की है, तो इंडिया के क्लाइमेट में रहना उसको अच्छी तरीके से आता है। और जर्सी जैसे वो दूध और बढ़ा देगी, नहीं बढ़ाएगी? वो सर बढ़ाएगी। तो बच्चा में क्या परिवर्तन हुआ? बच्चे में क्या परिवर्तन हुआ? बोले यस सर, बिल्कुल परिवर्तन हुआ। तो क्या ये हमने किया? बोले यस सर, ये हमने किया कृत्रिम तरीके से। ये कृत्रिम तरीके से हुआ, मतलब डायरेक्ट क्रॉस में करा के हमने गिर का जो है, ठीक है, स्पर्म निकाल के, सीमेन निकाल के, शुक्राणु निकाल के किसमें कर दिया? जर्सी गाय में डाल दिया। और हमने इसको कहां से लेकर आया? इसका बछड़ा ही लेकर आ गए, मान के चलो। कहां से? विदेश से। कि भैया जर्सी गाय यहां लाने से जो है क्लाइमेट में नहीं रह पाती जीवित, तो हमने गिर का क्या ले गए? स्पर्म लेके गए, उसको हमने वहीं पर फर्टिलाइज करवा दिए। तो बोले यस सर। तो ये हम कृत्रिम तरीके से भी कर सकते हैं, नेचुरल भी कर सकते हैं। तो बोले यस सर। तो क्या इसमें गुण परिवर्तन हो गए? तो बोले यस सर, गुण परिवर्तन हो गए। चलिए, तो यदि ये गुण परिवर्तन होंगे तो आप मुझे बताइए क्या, ठीक है, यहां पर इनके सेल में भी परिवर्तन हो जाएगा और गुणसूत्र में, क्योंकि जो गुण है इसका मतलब गुणसूत्र है, तो क्या गुणसूत्र में परिवर्तन होगा? क्या गुणसूत्र में परिवर्तन होगा, जिसे हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम? क्रोमोसोम। बोले यस सर, बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा। चलो, यदि 2n बराबर क्या हुआ? 2n बराबर मान के चलो, पहले कितना था? 60 था। तो क्या ये गाय के गुणसूत्रों की संख्या है क्या? 2n बराबर 60। गाय के गुणसूत्रों की संख्या, मतलब गाय में इतने गुणसूत्र होते हैं। इंसानों में कितने होते हैं सर? 2n बराबर 46 होते हैं। 2n बराबर 46 होते हैं। जिसमें नर के अंदर कितने होते हैं सर? नर के अंदर 23 होते हैं। और मादा के अंदर भी कितने होते हैं सर? मादा के अंदर भी 23 होते हैं। ठीक है, तो एन और एन, 2n, तो 23 और 23 46। क्या इन्हीं से मनुष्य का निर्माण होता है? बोले या सर 2n बराबर 46, जिससे संतानें पैदा होती हैं। और यदि गुणसूत्रों का मेल सही से नहीं हो पाएगा तो फिर वो ट्रांसजेंडर बन जाते हैं। ठीक है, बनते हैं क्या? थर्ड जेंडर जिसे हम लोग कहते हैं। बोले यस सर, यदि गुणसूत्र में थोड़ी बहुत यदि कमी हो गई तो वो थर्ड जेंडर बन जाते हैं। बोले जी, बिल्कुल सही बात है। अंगों का विकास नहीं हो पाता ना, अंगों का विकास नहीं हो पाता सही तरीके से, तो वही तो क्या है? वही तो ट्रांसजेंडर है, वही तो थर्ड जेंडर है। बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो यदि स्टूडेंट्स इन गुणसूत्रों में यदि परिवर्तन होगा तो ये गुणसूत्र में परिवर्तन क्या 2n बराबर 49 होना चाहिए, या ये 2n बराबर जो है वो 61 होगा, या स्टूडेंट्स 2n बराबर 58 हो सकता है। इन तीनों में से किस ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं? मान के चलो, यदि आपको जाना है तो किसके साथ जाओगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। जी। तो बेटा आपको बता दें, जब भी आपने अभी म्यूटेशन लिखा हुआ है, म्यूटेशन की डेफिनेशन शायद आपने अभी भूले नहीं होंगे, ऐसा मैं मान सकता हूं।
यदि आपने नहीं भूले होंगे तो उसमें लिखा हुआ है डीएनए बेस्ड पेयर सीक्वेंस। पेयर बेटा, पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ी। जो भी कम ज्यादा होंगे वो जोड़ी में कम होंगे। कम ज्यादा जो भी होगा वो किस में होगा? जोड़ी में। दो होंगे, दो, परिवर्तन दो होगा, एक में परिवर्तन नहीं होगा। एक कम ज्यादा नहीं होगा, दो कम ज्यादा होंगे, क्योंकि हमेशा पेयर में होते हैं। सर ये पेयर में क्यों हो रहे हैं? भैया पेयर के लिए ही तो 2n लगाया गया है। कम होगा तो नर और मादा दोनों में से एक एक कम होगा ना बेटा, तब तो परिवर्तन नजर आएगा, तभी परिवर्तन नजर आता है। तो आप लोगों से यदि पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो क्या बनेंगे, देख लीजिए भाई। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं, सब बनेगा। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए सभी लोगों से क्वेश्चन। ओके, आगे चर्चा करते हैं। म्यूटेशन पर। म्यूटेशन स्ट्रेंथ हमारी क्या, ठीक है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, क्या इनसे उसमें फर्क पड़ेगा? अल्फा बीटा गामा किरणों से क्या इसमें फर्क पड़ेगा, हाँ या ना? पड़ेगा। ओके, वेरी गुड। कुछ लोग कह रहे हैं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ओके, इसका मतलब आप लोगों ने जो है वो क्रिस मूवी नहीं देखा होगा। किस किसने नहीं देखा क्रिस मूवी, जरा मुझे बताओ। इंडिया की सुपर मूवी वही होती, हर बच्चा देखता है, सबने देखा होगा। क्रिस मूवी नहीं देखा है? देखा है क्रिस मूवी? चलो, जिसने नहीं देखा शायद वो आंसर गलत दे रहा है, या देखने के बाद भी आप लोग सही आंसर नहीं दे रहे। आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि ठीक है, ऋतिक रोशन मर जाता है, ठीक है, तो ये उसकी बॉडी रहती है, वो बेचारा मर जाता है। तो फिर क्या करता है? तो सर फिर जो ऋतिक रोशन का फादर रहता है, ठीक है, वो एक पेन लगाता है, देखा होगा आप लोगों ने। पेन लगाता है क्या वो अपना, एक इस टाइप का उनका पेन रहता है। वो उस पेन से फिर ऊर्जा आती है, सूर्य की किरणें जो परिवर्तित होकर उसके अंदर चली जाती है। तो पहले वो अच्छे से उड़ नहीं पाता था, उसके अंदर ताकत नहीं थी, बाद में ताकत आ जाती है। जी, वो यही है, यही है बेटा, जो आपको बताया जा रहा है वो यही है। आप पढ़ाई की चीजें थोड़ी ढूंढते हैं, पढ़ाई की चीजें ढूंढेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। उसमें रेस देकर उसको क्या किया जाता है, ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाता है। जी, तो पावर कब आती है? पावर डीएनए के बदलने से आती है। पावर कब आती है? डीएनए को बदलने से। आप सोचें कि वैसे ही पावर आ जाए, नहीं आ पाएगी। आपके डीएनए में जैसी क्षमता है आप वैसे ही रहेंगे। चलिए, इसका एक और एग्जांपल आपको बता रहे हैं। जैसे जापान वाले लोग टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे हैं, उनका माइंड वैसे काम करता है। क्या चाहकर भी हमारा माइंड वैसे काम कर सकता है इंडिया में रहकर टेक्नोलॉजी के मामले में? नहीं कर सकता है, नहीं करेगा, नहीं करेगा। और यदि वो यहां पर आ जाए तो, जापान वाले भी इंडिया में आके रहने लगे, सभी के सभी इंडिया में, और हम सभी के सभी जाकर कहां रहने लगे? जापान में रहने लगे, मान के चले, तो फिर क्या होगा? सर हम सब कुछ कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। डिपेंड करता है क्लाइमेट, वातावरण, और वातावरण के अनुसार ही सारी चीजें जो हैं बदलती हैं। जी, हाँ या ना? बोले यस सर, बिल्कुल। जी, तो अल्फा बीटा गामा किरणें जो हमने पढ़ा होगा, अल्फा किरणें आपने पढ़ा होगा, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ठीक है, और गामा किरणें। तो ये बताइए बच्चों, जैसे किरणें वगैरह रेस चलाते हैं ना, जैसे आप किसी को कैंसर हो जाता है तो थेरेपी नहीं देते, लाइट वगैरह लगते हैं, सुना होगा आप लोगों ने।
लाइट लगते हैं क्या? तो यदि कैंसर वाले व्यक्ति, ठीक है, कि शादी किसी से हो जाए और उससे जो बच्चा पैदा होगा, क्या उसको कैंसर होगा? बोले हाँ सर, बिल्कुल पैदा होगा, बिल्कुल पैदा होगा, नहीं होगा? यदि किसी को टीबी की बीमारी है, टीबी होता है ना कुछ लोगों को, खांसते रहते हैं, छाती में बलगम फंसा होता है, कफ वगैरह, और यदि उनका इलाज कर दिया गया, तो यदि उनको ठीक कर दिया गया थेरेपी देकर, तो फिर जैसे कैंसर वाले की थेरेपी से ठीक कर दिए उसको, अब उसका कैंसर के सारे जितने भी बैक्टीरिया थे वो सब नष्ट कर दिए गए हैं थेरेपी से। वो जिस गुणसूत्र के कारण बनता था उस गुणसूत्र को ही नष्ट कर दिया गया है, तो क्या अब वो दूसरी पीढ़ी में जा सकता है? नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा। तो यही कहलाता है म्यूटेशन। हमें जिस जानवर में जो बीमारी मिल जाती है, डॉक्टरों का काम क्या होता है, यदि किसी में यदि वो बीमारी मिल जाती है तो हम उसका क्या कर लेते हैं, ट्रीटमेंट कर लेते हैं, जिससे वो दूसरी पीढ़ी में ना जा पाए। जैसे मान चलो गिर गाय में कोई बीमारी हमें पता चल गई कि भैया जितनी भी गिर गाय हैं इनमें ज्यादातर ये बीमारी देखी जा रही है, तो अब हम कुछ ऐसा करेंगे, उसके जीन में थोड़ा सा कुछ ऐसा चेंज करेंगे कि अब दोबारा गिर की जो आगे आने वाली नस्लें हैं उसमें क्या ना हो जी, वो बीमारी ना हो। अभी आपने शायद सुना होगा, एक न्यूज काफी वायरल हो रही थी कि चाइना का कोई एक वैज्ञानिक है, जिस वैज्ञानिक ने, ठीक है, वहां के एक बच्चे, जब वो बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, तो जब वो पेट में था उसी समय उनने क्या कर दिए, कुछ ऐसा उनको दिया गया, पिल वगैरह उनको खिलाया गया, मेडिसिन खिलाया गया कि उस महिला का जो बच्चा था उसमें वो जो बीमारी वाला सेल बनता था उस सेल को ही नष्ट कर दिया गया, मतलब जो कोशिका थी उस कोशिका को नष्ट कर दिया गया। मतलब जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, जैसे माता माता आती है ना, माता सुना होगा आप लोगों ने, चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स जिस कारण से एक्टिव होती शरीर में, उससे जान जाती है क्या? बोले सर नहीं, उससे जान नहीं जाती, लेकिन चेहरे पर धब्बे बन जाते हैं। तो वो किसी ना किसी सेल के कारण से बनती होगी, और एक समय बनती है और फिर ऑटोमेटिक जो है शांत भी हो जाती है। तो यदि उस जिस सेल से वो बनती है यदि वो सेल ही नष्ट कर दिया जाए तो क्या उस व्यक्ति को होगी? बोले सर नहीं होगी। और अब उस व्यक्ति से जिसकी शादी करवाई जाएगी, यदि दोनों जोड़ा है, लड़का और लड़की, यदि दोनों में से वो सेल नष्ट कर दिए गए हैं तो आने वाली किसी भी संतान में फिर वो हो पाएगी क्या? बोले सर नहीं हो पाएगी। इसी को म्यूटेशन कहा जाता है, बीमारियों को रोकने के लिए। आप लोग जो हाइब्रिड वाली गेहूं लेकर आ रहे हैं, कैसे बन रही भाई ये हाइब्रिड वाली वैरायटी? जैसे इस साल जो रोग लगा, उस रोग की रोकथाम करने के लिए उसको अपडेट कर लिया जाएगा। अपडेट नहीं कर लेते क्या? बस वही म्यूटेशन है, थोड़ा सा अपडेट कर लिया गया है, उसी को क्या कहते हैं, म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। चलिए, अब ये म्यूटेशन जो किया गया है इनमें कहीं ना कहीं यदि आप देखेंगे तो एक परिवर्तन आपको, ठीक है, साफ साफ नजर आएगा, वो है स्टेम सेल। ये सारे परिवर्तन में कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है सेल में, कोशिकाएं में फर्क आ रहा है। सेल, कोशिका, बोले यस सर, कोशिका में परिवर्तन हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो यदि मैं आपसे बात करूं कि भैया जो कोशिका है, ठीक है, ये क्या होता है, बोले सर हमारी पूरी बॉडी जो है कोशिका की बनी हुई है कोशिका हमारे शरीर में या नहीं, बताओ। अब जिन बच्चों को कोशिका के बारे में नहीं मालूम होगा तो बहुत ही दुख की बात रहेगी जी। तो सर हमारे शरीर में लाखों की संख्या में कोशिका है, क्योंकि पूरा शरीर हमारा किसका बना हुआ है, कोशिका का बना हुआ है। बोले यस, बिल्कुल सही बात है। चलो, अब हमारे शरीर में मान के चलो जो है कोई कोशिका डैमेज हो जाए तो क्या होगा, क्या वो रिकवर हो जाती है? बोले यस। तो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा कोशिकाएं हैं, तो डैमेज यदि हुआ तो वो फिर से एक्टिव हो जाती है, मरम्मत हो जाती है उसकी। अब यदि मैं यहां पर आपको बात करूं किसी बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया जैसे कीटाणु वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, लाइफबॉय साबुन की एडवर्टाइज आती है टीवी में, वो जम्स दिखाते हैं, एक टॉयलेट वाली भी दिखाता है हार्पिक का, उसमें दिखाता है वो 2-3 जम्स बच जाते हैं लास्ट में,
बैक्टीरिया। बोलिए सर। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये केवल एकल कोशिका होता है, एकल कोशिका होती है इसमें। एकल कोशिका का मतलब होता है केवल सिंगल सेल पाए जाते हैं इनमें। क्या होते हैं इनमें? केवल सिंगल सेल। यदि ये एक सेल डैमेज यदि हो जाए, एक सेल डैमेज यदि हो जाए, जैसे मान चलो ये बैक्टीरिया है और धोखे से आपने जो है इस पर पैर रख दिया या इसको काट दिया किसी कारण से, तो क्या ये बच पाएगा? अब बोले सर नहीं, नहीं बच पाएगा। चलो अभी कुछ समय ही हुआ है कोरोना का, तो कोरोना में जो वायरस फैला हुआ था वो वायरस भी क्या ऐसे ही वायरस थे? बोले यस, वायरस भी सिंगल सेल का होता है। यदि इस वायरस को कहीं से भी डैमेज कर दिया जाए, इधर से कहीं से भी हल्का सा भी डैमेज हो गया, तो क्या ये नष्ट हो जाएगा? तो बोले यस सर, क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, क्योंकि एकल कोशिका है ना, एकल कोशिका है, नष्ट हो जाएगा। अब यदि यहीं पर यदि मैं बात करूं किसकी, टाइगर की बात करूं, यहीं पर मंकी की बात करूं, यहीं पर गाय की बात करूं, यहीं पर किसी भी ह्यूमन की बात करूं, वो सर हमारे में लाखों की संख्या में कोशिकाएं होती हैं। जैसे हमारे पैर में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम सरवाइव कर लेंगे। हाथ में कोई दिक्कत होगी सर, फिर भी सरवाइव कर लेंगे जी। स्किन में कुछ हो गया सर, तब भी सरवाइव कर लेंगे। नहीं करते क्या? वो सर बिल्कुल कर लेते हैं जी। तो ये क्या है? तो सर ये कहलाती है फिर हमारी क्या, मल्टी सेल कहलाती, मल्टी सेल। बोले यस, इसे कहा जाता है बहुकोशिका। इसको क्या कहा जाता है? बहुकोशिका के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स यही नाम जो है एकल कोशिका का ही नाम, ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक के नाम से जाना जाता है। सुना है आपने? प्रोकैरियोटिक कोशिका। बोले यस, प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जाना जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब, प्रो का मतलब होता है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना भैया प्रो वर्जन आ रहा है, प्रो, आजकल मोबाइल के नाम के बाजू में प्रो लगाने लगे हैं। तो प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब क्या होता है जी? क्या होता है भैया प्रो का मतलब? तो प्रो का मतलब होता है, चलो यूपी होता है प्रो का मतलब। ओहो, प्रो का मतलब यूपी होता है, अपडेट होता है। और कोई? प्रो का मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं एडवांस होना, अपडेट होना। ओके, समर्थक। वेरी गुड। चलो एक से एक नए नए नाम आप बता रहे हैं, और आप मोबाइल खरीदते रहते हैं, किसी को भी सलाह दे ही दिए होंगे आप लोगों ने प्रो का मतलब। बेटा प्रो का मतलब ये नहीं होता है, यदि आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, तो प्रो का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्रो का मतलब होता है, ठीक है, आरंभ, शुरुआत, और इसका मतलब होता है कुछ नया, मतलब शुरुआत जो अभी अभी बना हुआ है, उसका मतलब होता है प्रो, शुरुआत। तो सर ये प्रो लगा के मोबाइल क्यों बेचा जाता है? तो भैया जब भी कोई नया आता है तो नए के साथ में प्रो ही लगता है, क्योंकि उसका आरंभ हो रहा है, उसका आरंभ हो रहा है। चलो कोई भी पिक्चर चालू होती है, जैसे पिक्चर का कुछ, जैसे क्या हो जाए, लॉन्च करते हैं ना, मूवी लॉन्च करते हैं, तो उसका क्या पहले क्या किया जाता है? प्रमोशन। बोले यस सर, प्रमोशन, उसमें भी प्रो शब्द जुड़ा हुआ है, उसमें भी प्रो शब्द जुड़ा हुआ है। बोले यस सर। प्री स्क्रीनिंग रखी जाती है, प्री स्क्रीनिंग,
मतलब शुरुआती समय। तो शुरुआती में जो है तो सर वो एकल कोशिका ही होती है। जब किसी का यदि निर्माण हो रहा है तो सर एकल होता है, उसको हम लोग प्रो कहते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है। अब प्रोकैरियोटिक के बाद में जो बहुकोशिका होती है, इसका नाम रखा जाता है स्टूडेंट्स यूकैरियोटिक। इसका नाम क्या रखा जाता है? यूकैरियोटिक सेल। जी, यूकैरियोटिक कोशिका या सेल। अब ये यूकैरियोटिक क्या होता है? तो सर जिसमें काफी ज्यादा मात्रा में कोशिकाएं होती है और कुछ कोशिकाओं का नष्ट होना, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। यदि ऐसा यदि होता कि भैया कुछ कोशिकाएं यदि नष्ट हो जाएं तो कितने सारे बॉडी में हमारे जो है फ्रैक्चर हो जाते हैं, कितने सारे ट्रीटमेंट होते हैं, बॉडी का कुछ पार्ट्स निकाल लिया जाता है, नहीं निकाल लिया जाता? बोलिए यस सर, कितने सारे पार्ट्स तो निकाल लेते हैं बॉडी के, फिर भी कुछ नहीं होता है। कुछ लोग किडनी डोनेट कर देते हैं तब भी ठीक रहते हैं। कुछ लोगों को जो है स्टोन हो जाता है, पत्थर पथरी जिसे कहते हैं, तो वो निकाल लिया जाता है। तो बॉडी के पार्ट्स कितने सारे आप बदल सकते हो, क्योंकि बहुत सारे सेल्स है ना हमारे बॉडी में जो हमें सरवाइव करवा सकते हैं। जख्मी भी होने के बाद में हम जीवित रहते हैं, कितने ज्यादा जख्मी हो जाते हैं फिर भी कुछ नहीं होता हमें। तो ये है आप लोगों की सेल। लेकिन ये आप समझ गए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पर हमें अभी काफी डिस्कशन करना है। सबसे पहले यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया जो सेल है, ठीक है, इसकी खोज किसने किया था? सेल की खोज किसने किया था? पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्कवरी ऑफ सेल। जी, तो स्टूडेंट्स कोशिका की खोज किसने किया था? हु डिस्कवर सेल? तो नाम याद रखिएगा, कोशिका के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया था। किसने बताया था? रॉबर्ट। और कब बताया था? 1665 में। 1665 में बताया था जी। और हमारी उम्र हो चुकी है लेकिन अभी भी नहीं होता तो कर चुके थे। सेल कैसे होते हैं ये हमें नहीं बताया जाता, और आपको सेल के बारे में जानकारी होती यदि आप कभी माइक्रोस्कोप में देखते तो। देखा? जी, चलो कहीं किसी लैब में गए होंगे, ब्लड टेस्ट वाली लैब में, तो वो लोग चेक करते हैं ना, ब्लड टेस्ट, ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, तो वो लोग टेस्ट लगाते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल लगाते हैं। तो उनके पास भी होता है ये सब कुछ। तो माइक्रोस्कोप यदि स्कूल में यदि होगा, होता है, हर स्कूल में माइक्रोस्कोप है आज के समय में, भले ही प्रैक्टिकल वो करवाएं या ना करवाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सारे बच्चे यदि एक्टिव हो जाते हैं तो प्रैक्टिकल हो जाता है, लेकिन हमें क्या, टीचर ने बोल दिया कि भैया आपको पूरे नंबर दे देंगे, ठीक है, बस ये कॉपी में से देख देख के लिख लेना, तो टेंशन ही मत करो। प्रैक्टिकल स्कूल में, प्रैक्टिकल में, ठीक है, प्रैक्टिकल करना है, इसलिए वो हमारे सिलेबस में है। उसके नंबर लेना इंपॉर्टेंट नहीं। नंबर आपको भले ही 10 नंबर मिलते, वो काम के थे सीखने के बाद, बिना सीखी के नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, और वो दर्द आपको जीवन भर होगा। चलो, रॉबर्ट हुक ने इसके बारे में बताया। तो स्टूडेंट्स रॉबर्ट हुक को कैसे पता चल गया? रॉबर्ट कैसे पता चला? जी, कि सेल होता है, सेल नाम का कुछ होता है, ये रॉबर्ट हुक को कैसे पता चल गया? जी, जानना चाहेंगे आपसे। ये आज के समय में 7th क्लास से चालू हो जाएगा भाई। सेल के बारे में 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और 11th 12th में तो है ही है, फिर कोई बात ही नहीं उसमें। जी, कोई बताएगा? नहीं मालूम?
ये जानकारी कहां से आई कि सेल होगा? तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने ईस्ट के बारे में जरूर सुना होगा। ईस्ट सुना? ईस्ट, ईस्ट जिसे खमीर कहते हैं। भैया घर में यदि कोई चीज खराब यदि हो जाए, ठीक है, वही खमीर जिससे आप लोग जलेबी बना के खाते हैं, ये वही खमीर है जिससे आप लोग जो है ढोकले खाते हैं, इडली खाते हैं। जी, ये वही खमीर है जिससे आप चिकोड़िया बना के खाते हैं, वो पापड़ वाली। तो चीजों को सड़ने के बाद ईस्ट बन जाता है, और यही सड़ने के बाद में आप लोगों ने खाया होगा, दही भी खाया होगा। खाया क्या दही? हालांकि प्रैक्टिकल दही में नहीं किया गया था, ईस्ट पर किया गया था। तो स्टूडेंट, जैसे ही ईस्ट खराब हो जाता है, जैसे मान चलो आपने देखा ना घर में यदि आप क्या करते हैं, जलेबी खाने की इच्छा रखते हैं, तो यदि आपने आज इच्छा जाहिर किया घर में कि जलेबी बनाया जाए, फरमाइश कर दिया कि पानी गिरने वाला है, मौसम ठंडा है, ठीक है, जलेबी दिया जाए, हाँ आदेश जारी कर दिया आपने घर में, तो क्या आपको आज जलेबी मिल जाएगी घर में बन के? बोले सर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए आप लोगों को, ठीक है, जो हमारा बेसन होगा, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा सर? कम से कम 2 से 3 दिन तो क्या करना पड़ेगा? पानी में भर के रखना पड़ेगा, जब तक वो क्या ना हो जाए, स्मेल ना करने लगे। मैदा, ओके, बोलिए सर। मैदा बेसन जो जिसकी बनाना चाहता है, अलग अलग तरीके से बनती है। चलिए, तो फिर क्या करना होगा सर? इंतजार करना पड़ेगा 3 दिन का। तो जो गंध आती है, वो गंध किस कारण से आती है? जैसे यदि आप दही की भी बात करें, तो यदि आपने कहा कि भैया हमें दही खाना है, तो नेचुरल दही तो आपके 24 घंटे बाद से तैयार होना चालू होता है, लगभग 2 से 3 दिन बाद ही सही दही बनता है। बोले यस सर। तो इनमें क्या पाए जाने लगते हैं? फिर इनमें पाए जाने लगते हैं बैक्टीरिया, ये खराब हो जाते हैं, इनमें बैक्टीरिया पाए जाने लगते हैं। यदि आप देख लोगे तो शायद जीवन में कभी ना खाओ, यदि आप देख लोगे तो कभी जीवन में नहीं खा पाओगे। दही खाना छोड़ दोगे, जलेबी खाना छोड़ दोगे। जी, यदि आपने आज का कोई भी खाना, जैसे चावल हो, हाँ चावल की यदि हम बात करें, जैसे आज का चावल आपका बचा हुआ, रात में आपने खाना बना खाया, पार्टी वार्टी किया, चावल बच गया आपका, आप सोचेंगे उस चावल को मैं सुबह खा लूं, सुबह उस चावल को खा लिया जाए। आप यदि सुबह उस चावल को माइक्रोस्कोप में देख लोगे तो कभी नहीं खाओगे, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, ठीक है जी। ये दही में भी होता है। किसमें होता है? दही में भी होता है। चलो दिखा देते हैं कि दही में कैसा होता है, उससे आप सभी को कंपेयर कर लीजिएगा एक साथ, ठीक है, सबको आप एक साथ कंपेयर कीजिएगा कि दिखते कैसे हैं। एक को मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए, जी, ये दही है, व्हाइट कलर का ही दही है, और इस दही में जो है वो बैक्टीरिया कुछ ऐसे नजर आएंगे आपको। ये ज्यादा दिन का खराब हो चुका है, मतलब काफी खराबी हो गया, दही खराब हो गया काफी दिन का, तब वो ब्लैक हो जाएगा, नहीं तो वो हल्का सा आपको ब्राउन ब्राउन नजर आ रहा है। ये बैक्टीरिया दही के अंदर पाए जाते हैं जी, इस तरीके के। वो ज्यादा खराब हो गया तो काला हो गया है, और नहीं तो वो हल्का सा ब्राउन सा रहता है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया होते हैं जिसमें लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, दही वाले में क्या पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए हमारे बहुत अच्छे होते हैं, तो इसलिए हम लोग दही खाते हैं जी, नहीं तो नहीं खाते, याद रखिएगा, ठीक है। तो बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है। चलिए, अब बच्चों, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, जो सेल के बारे में हमें बताया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं लिखा होगा जब तो हमें पता चला। रॉबर्ट हुक ने यदि बताया, तो ये तो 1600, ठीक है, कब बताया? 65 में बताया, काफी साल पहले। तो कहीं लिखा है क्या रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है?
जी, उस पुस्तक का नाम आपको पता है? तो स्टूडेंट्स उस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है उस पुस्तक का? माइक्रोग्राफिया, ये उस पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में सेल के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? कोशिका के बारे में बताया गया। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा चुका है कि भैया कौन सी पुस्तक थी वो। बोले चलो ठीक है, क्लियर है। फिर स्टूडेंट्स इसके बारे में और आगे किसने बताया? इसी सेल के बारे में आगे जानकारी दी गई किसके द्वारा? लीवेनहॉक के द्वारा। किसके द्वारा? लीवेनहॉक, ये भी एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने कब दिया? इन्होंने दिया था 1665 में। किसने? रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने कब दिया? इन्होंने दिया फिर 1674 में, 1674 में इन्होंने जानकारी दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन्होंने दिया फिर प्रोटोजोआ। नाम सुना आप लोगों ने? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। बोले यस, सुना है हमने। प्रोटोजोआ सुना है, अमीबा पैरामीशियम सुना है। एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कह दे कि हमने अमीबा पैरामीशियम के बारे में नहीं पढ़ा है। पढ़ा सबने है, लेकिन आप डिटेल में कहां पढ़ते हो? ठीक है, अमीबा क्या है, पैरामीशियम क्या है, तो अमीबा का डायग्राम बना दिए, पैरामीशियम का डायग्राम बना दिए, और उनके दो दो शब्दों में, जैसे कहते हैं ना किसी नेता से कि नेताजी आइए और दो शब्द, ठीक है, आभार प्रकट कीजिए, तो बस हम भी दो ही लाइन याद करके जाते हैं पेपर में, क्योंकि नंबर से मतलब है हमें। तो जब तक दो दो लाइन पढ़ के जाओगे तब तक यही हाल होने वाला है। जी, यदि आपको पता है कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 5 लाइन का है, 5 लाइन का आंसर आपको पता है, टीचर को भी पता है, और पूरी जानकारी 5 लाइन में है, लेकिन यदि पता लग जाए कि ये क्वेश्चन केवल 2 नंबर के लिए आने वाला है और 2 लाइन लिखने में पूरे नंबर मिल जाएंगे, तो आपकी मजाल नहीं कि आप 3 लाइन और पढ़ के जाओ। पढ़ोगे ही नहीं, लिखने की छोड़ो, लिखने की छोड़ दो कि हम पेपर में 5 लाइन लिख देंगे, पढ़ोगे भी नहीं आप 5 लाइन कभी। ठीक है, बस जब तक ऐसा रहेगा तब तक दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, सीखने में फोकस रखो, और अपने जूनियर वाले बच्चों को कभी भी दिया आप सलाह दो तो यही सलाह देना कि भैया पढ़ो सब पहले तो, भले ही पेपर के पास में जो है वो 2 लाइन पढ़ के चले जाना, लेकिन शुरुआत में पहले पढ़ लो। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा कि जो बोल दे कि सर मैंने पूरी बुक ईमानदारी से पूरा पढ़ा हूं बैठ के। है कोई ऐसा जो कह दे कि सर मैंने पूरी बुक ईमानदारी से पूरे पढ़ा हूं? याद की नहीं बोल रहे हैं, याद करने की नहीं बोल रहे कि आपको याद हो, सिर्फ पढ़ने की बात कर रहे हैं। ईमानदारी से एक बार भी साल भर में किसी एक बुक को आपने पूरा पढ़ा हो, A to Z? नहीं पढ़ा होगा। बस, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आइए अब आगे चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स इसमें। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट पर। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल? यदि आप लोगों को जैसे मान के चलो, ठीक है, कृषि के बारे में पढ़ना है, तो भैया कृषि के बारे में पढ़ोगे तो एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ेगा। बोले यस सर। यदि प्राणियों के बारे में पढ़ना है तो जूलॉजी लेके पढ़ना पड़ेगा। पौधों के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो भैया बॉटनी लेके पढ़ना पड़ेगा। बोले यस सर। यदि बागवानी के बारे में पढ़ना तो हॉर्टिकल्चर लेके पढ़ना पड़ेगा। तो यदि मुझे केवल सेल के बारे में पढ़ना है कि सेल कैसे होते हैं, इसी के ऊपर यदि मुझे भविष्य में रिसर्च करना है तो क्या लिखेंगे? कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। जी, व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल? तो यदि स्टूडेंट्स किसी को भी कोशिका के बारे में यदि पढ़ना होगा तो आप लोग ने यहां पर, ठीक है, जो आंसर दिए हैं वो दिए हैं साइटोलॉजी। क्या साइटोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें? क्या यहां पर आंसर जो है वो साइटोलॉजी होगा?
क्या ये सही लिखा गया है? साइटोलॉजी। तो सर साइटोलॉजी जो है ये केवल सेल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? सेलों के बारे में बताता है। यदि जिसको भी भविष्य में रिसर्च करना है, जैसे पौधों के ऊपर रिसर्च होती ना कि भैया पौधों के सेल में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि यदि म्यूटेशन यदि होगा, यदि उत्परिवर्तन यदि हो रहा है, यदि म्यूटेशन यदि हो रहा है, म्यूटेशन का मतलब क्या है कि भैया आपने अभी पढ़ा है कि भैया रंग रूप आकार में यदि परिवर्तन हो रहा, तो क्या रातों रात हो जाएगा कि आज ये काला था, कल सुबह उठ के देखा तो मैं गोरा हो गया? बोले सर नहीं, रातों रात तो नहीं होगा, धीरे धीरे कोशिका में परिवर्तन आएगा। एकदम से आप बीमार भी नहीं होते। होते हो क्या बीमार? जरा मुझे बताओ। यदि आपको फीवर आने वाला है तो आपको, ठीक है, सुबह ही ऐसा पता चल जाएगा कि तबीयत थोड़ी सी नासाज लग रही, हो सकता है शाम तक फीवर आ जाए, तो हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं। पैरासीटामोल तो हम वैसे ही खा लेते हैं, घर में ही रखी वाली। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो क्या परिवर्तन धीरे धीरे होगा? बोले यस सर, परिवर्तन धीरे धीरे होगा। तो क्या कोशिकाएं हमें एहसास दिलाने लगती है कि भैया मैं जो हूं वो डैमेज हो रही हूं, मतलब मेरे अंदर किसी चीज की कमी आ रही है? बोले यस, बिल्कुल। तो ये जो परिवर्तन होगा, क्या वो ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो क्या वो ब्लड में पता चल जाएगा? मतलब ये जो ब्लड टेस्ट होता है तो क्या वही बताता है कि भैया आपका कौन सा हिस्सा जो है वो डैमेज हो रहा है, मतलब क्या कमी हो रही है, क्या ज्यादा हो गया आपके बॉडी के अंदर में? तो बोले यस, वही तो ब्लड टेस्ट क्या है बताओ। ब्लड टेस्ट में किसी चीज की कमी होना ज्यादा होना किस पे डिपेंड करता है? सर सेल पे डिपेंड करता है। सेल यदि प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, चाहे वो आपके घड़ी के सेल क्यों ना हो, प्रॉपर वर्क यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा? नजर आएगा। सही वर्क यदि नहीं करेंगे तो नजर आएगा। सर यदि सेल पुराना हो जाता तो आप नया सेल और पुराना सेल दोनों को देखकर बता देते हो, उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। पुराने सेल में, पुराना सेल जो है पुराना जैसे नजर आता है ना, रंग देखा होगा आप लोगों ने, नया नया जैसे नजर आता है। तो वही तो है बेटा स्टडी, वही स्टडी तो है जो आपको बता रहे हैं। तो कोशिका का जो अध्ययन है वो साइटोलॉजी कहलाता है। तो जितने भी, ठीक है, प्लांट लविंग स्टूडेंट होते हैं, जिनको पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा लगाव होता है, जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव होता है, तो वो अपना करियर इसी फील्ड में बनाते हैं और ये बहुत बेस्ट करियर ऑप्शन होता है। प्लांट के बारे में आप जानकारी रखते हैं तो आप नई नई रिसर्च करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी बना रही कहां से आ रही है। और उन साइंटिस्टों को कैसे पता चल गया कि भैया मक्खमारी लगेगी, ठीक है, तो ये वाली दवाई मार्केट में आ जाती। आपके खेत में किसी प्रकार की, किसी फसल में कोई कीट लगा हुआ है, किसी प्रकार का कोई डैमेज हो रहा है, आप मार्केट में जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उसकी मेडिसिन ना मिले, उसका पेस्टिसाइड ना मिले, कीटनाशक ना मिले। ऐसा कभी हुआ है? जैसे आप बीमार हो जाओ, आप ही बीमार हो गए, आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास में उसकी दवा मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बोले सर उनको सेल के बारे में पता है, वो जानकारी लगा रहे हैं, उनके एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार वो कहते हैं कि हम चूहे के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी चीज बनाए तो चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगते, पहले से ही करने लगते हैं कि भविष्य में ऐसा हो सकता है तो चलो चूहों पर ट्राई करके देख लो। जी, कोरोना की जब ज्यादा बीमारी इंडिया में नहीं फैली थी, दूसरे देशों में नहीं फैली थी, तो मेडिसिन बनाना, मतलब उसकी जो वैक्सीन बनाना, वो पहले से चालू हो चुका था। लेकिन इंडिया में आबादी ज्यादा है तो, और फिर बनाने में भी तो समय लगता है, पास करवाना पड़ता है बेटा। आप बोलो कि भैया हमारे यहाँ आज ये बीमारी हो गई है, कल दूसरी मेडिसिन मार्केट में लॉन्च हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। कारण क्या है? यदि बिना एक्सपेरिमेंट किए लॉन्च कर दिया गया और उसका धोखे से साइड इफेक्ट हो गया तो सब मारे जाएंगे, या सबका रंग रूप आकार परिवर्तन हो जाए तो, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। जितने भी बच्चों ने वैक्सीन लगाया होगा, आप मुझे बताओ क्या पहले जैसी आपके अंदर में ताकत है? नहीं है।
पहले जैसी ताकत आपके अंदर नहीं है, उतनी एनर्जी नहीं है, मतलब आप जल्दी थक जाते हो, जल्दी थक जाते हो। और जिन लोगों को कोविड हुआ था उनको लगा है वैक्सीन, उनसे पूछो क्या हाल है उनके, वो पहले जैसे हैं ही नहीं। तो सब रिसर्च की जाती है, तो ये सेल पर ही किया जाता है बेटा। जैसे मान चलो हमें कोई वैक्सीन लॉन्च करना है मार्केट में, तो 5-6 साल लग जाते हैं। आज बना के भी रख लिया गया है तो उसके एक्सपेरिमेंट चलते हैं, कभी ठीक है चूहों पर करेंगे, कभी हम लोग जो है खरगोश पर कर देते हैं, ठीक है। तो पहले एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, नहीं तो फिर हमारे यहाँ बैठा हुआ है कौन सा विभाग, ठीक है, मानव कल्याण विभाग, जानवरों के लिए बैठा हुआ है, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अभियान। यदि आपने किसी जानवर को मार दिया तो आपको सजा हो जाएगी जी। नहीं होती क्या सजा? बिल्कुल हो जाती है। तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, गवर्नमेंट उसकी परमिशन देगी कि भैया इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तब जाके लागू किया जाता है, ठीक है। तो ये सब सेल रिसर्च पर ही है। और ये आज से 1665 में सेल की खोज करने वाले थे रॉबर्ट हुक। सोचो कितनी बड़ी बात थी। और ये आप लोगों को क्रॉप में भी पढ़ना है, एनिमल में भी पढ़ना है, और बायोलॉजी में भी पढ़ना है। तो ये पेपर में जरूर पूछा जाता है। चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं, नील हरित शैवाल किसका उदाहरण होगा? ब्लू ग्रीन एल्गी। आप लोगों ने तालाब में या नदी में कहीं भी हरा हरा सा जो है वो पानी देखा होगा, देखा है हरा पानी? बढ़िया सर, देखा है। नील हरित शैवाल, जिसे हम लोग ब्लू, ठीक है, ग्रीन एल्गी कहते हैं, बीजीएल के नाम से जानते हैं। सुना है क्या आप लोगों ने ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में? बोले यस, बिल्कुल सुना हुआ है जी। तो बताइए स्टूडेंट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये किसका एग्जाम्पल होगा? पूरा पूरा लिखना है तो पूरा पूरा भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ब्लू ग्रीन और आपका एल्गी, ये किसका उदाहरण है? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों के यूकैरियोटिक सेल का उदाहरण है? क्या स्टूडेंट्स ये दोनों का उदाहरण होगा? ए और बी दोनों कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं, ए एंड बी? या स्टूडेंट्स जो इनमें से कोई नहीं, ये सेपरेट है? क्या होगा ये? ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, काई जिसे कहते हैं, काई। आप लोग कहते हैं ना भैया मेरे मकान में काई लग गया है, तालाब में काई लग गई है, हरा हरा वाला काई। तो सर ये केवल एक कोशिका है, किसका एग्जाम्पल होगा? सर ये एग्जाम्पल होगा प्रोकैरियोटिक सेल का। किसका होगा? प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल होगा। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है, प्रोकैरियोटिक हो जाएगा ये हमारा। चलिए अब यदि मैं आपसे बात कर लूं, यहां पर यदि आपसे आ जाए गाय, जी आपसे आ जाए भैया गाय, भैंस आ जाए आपसे, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, ये किसके एग्जाम्पल होंगे? तो सर इनमें बहु कोशिकाएं पाई जाती हैं। बहु कोशिका तो क्या होगा? तो सर ये हमारा होगा यूकैरियोटिक। क्या होगा? यूकैरियोटिक होगा। तो क्या आप लोगों से इस टॉपिक पर क्वेश्चन यदि बनेंगे तो क्या आप सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बताइए। किसी को डाउट है कि सर आपने जो पढ़ाया है उसमें हमें कुछ पूछना है? सबको समझ में आया? सब ठीक है? बढ़िया है, बन जाएगा। चलिए ठीक है, फिर तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।